दोस्तों सोचिए, जब राजनीति, जासूसी और प्यार तीनों टकराते हैं तो कहानी कैसी बनेगी। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे बड़े के ड्रामा टेम्पेस्ट की। यह सीरीज हमें ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर साजिश है, हर दोस्त शक के घेरे में है और हर रिश्ता इम्तिहान से गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं टेम्पेस्ट की रोमांचक कहानी। कहानी की शुरुआत होती है हमारी मुख्य नायिका मंजू से। शुरुआत में मंजू एक अजीब सा सपना देख रही होती है। उसके सामने उसका पति जूनिक खड़ा होता है जो मंच पर भाषण दे रहा होता है, लेकिन तभी अचानक गोली चलती है और निशाना सीधे मंजू को लगता है। सपने में ही वो गिरकर मर जाती है। मंजू बताती है कि ये कहानी उसी औरत की है जिसे कभी एक आदमी ने सच्चे दिल से चाहा था और वो औरत अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। असल में वो खुद अपने ही बारे में बता रही होती है। तभी उसका पति जूनिक नींद से जाग उठता है और पास देखता है, लेकिन मंजू वहां मौजूद नहीं होती। अब एंट्री होती है सनहू की। वो क्रॉस का निशान बना रहा होता है और रेडियो पर सुन रहा होता है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर तनाव यूं ही बढ़ा तो कभी भी परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दूसरे सीन में मंजू दौड़ती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। हालांकि वो गाड़ी आगे निकल जाती है, लेकिन उसके मन में शक बना रहता है। घर लौटकर वो अपने पति से कहती है, तुम्हें बार बार मेरा पीछा करने की क्या जरूरत है? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अकेले दौड़ना अच्छा लगता है। यह मेरे लिए प्रार्थना जैसा है। जरा सोचो, कोई आपकी प्रार्थना के बीच में टोक दे तो कैसा लगेगा? जूनिक जवाब देता है, मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाला हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी और करियर दोनों खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अकेले छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन मंजू जिद्दी स्वभाव की है। वो दोबारा दौड़ने निकलती है। इस बार बॉडीगार्ड उसका पीछा करते हैं, मगर वो जंगल की ओर भागकर उन्हें चकमा दे देती है। ऊपर एक पहाड़ी पर पहुंचकर पूरी सिटी को निहारती है और पुरानी यादों में खो जाती है। दरअसल मंजू पहले कोरिया की एम्बेसडर हुआ करती, लेकिन उसने अचानक इस्तीफा दे दिया। किसी को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। इस्तीफे के बाद वो पति के साथ रहने के लिए लौट आई थी। अब सीन बदलता है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति गोंगसीन एक अहम मीटिंग में मौजूद होती हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता और अधिकारी जंग जैसे हालात पर चर्चा कर रहे होते हैं। मंजू भी वहाँ होती है। लोग उससे सवाल करते हैं कि आखिर उसने नौकरी क्यों छोड़ी। इससे पहले कि वो कुछ कहे, एक महिला बीच में बोल पड़ती है, ये तो साफ है, इसने अपने पति की वजह से इस्तीफा दिया है। तभी राष्ट्रपति गोंगसीन दखल देती हैं और मंजू को अपने साथ ले जाती हैं। अकेले में वो मंजू से कहती हैं, तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी। सीधा कह सकती थी कि तुम यहाँ अपने पति से तलाक लेने आई हो। हमने साथ में 10 साल तक काम किया है, मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन अब तुम्हारा पति जल्द ही राष्ट्रपति बनने वाला है और अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मंजू का पति जूनिक चाहता है कि साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच एक रियूनियन हो, यानी दोनों देशों के रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश। लेकिन कई लोग इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मंजू के मन में भी यह सवाल उठता है कि अगर ये सब चलता रहा तो हालात कितने खतरनाक हो जाएंगे। मंजू बताती है कि जूनिक चाहता है कि वह किसी खास व्यक्ति से मिले और बातचीत करें, लेकिन मंजू को ठीक से नहीं पता कि वास्तव में क्या होने वाला है। इसके बाद का सीन मंजू की दोस्त मीजी के साथ है। मंजू उससे मिलती है और पूछती है, तुम कहाँ थी? मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मीजी जवाब देती है कि उसे माफ कर दो, काम बहुत ज्यादा था। फिर वो बताती है कि उसने अपनी सारी सेविंग बचा ली है और मंजू के लिए काम करने को तैयार है, लेकिन वह जूनिक की पार्टी के लिए काम नहीं कर सकती। मंजू मीजी से समझाती है, तुम शादीशुदा नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि जब हम शादी करते हैं तो हमें अपने पति की कमजोरियों और जरूरतों को समझना पड़ता है। जूनिक राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ भी करेगा। उसे इस बात की परवाह नहीं कि मैं क्या महसूस करती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उसके साथ रहूं। फिर सीन बदलता है। मंजू चर्च जाने के लिए तैयार होती है। जूनिक उसके पास आता है, उसे क्रॉस का साइन पहनाता है और कहता है, हम दोनों साथ में चर्च चलेंगे। मंजू पूछती है, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं ताकि तुम राष्ट्रपति बन सको? जूनिक जवाब देता है, कभी कभी मैं कमजोर हो जाता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। चर्च पहुंचने पर मंजू और जूनिक की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। जूनिक बातचीत में इतना व्यस्त होता है कि आसपास के प्रोटेस्टर्स और भीड़ की परवाह नहीं करता। मंजू अंदर जाकर अपने आसपास सबको देखती है, सुरक्षा चेक करती है और फिर अचानक सनू को देखती है। सनू यहाँ कैमरे के पीछे काम कर रहा होता है, लेकिन मंजू को नहीं पता कि वह कौन है। जैसे ही सभी प्रार्थना करने लगते हैं, सनू ऊपर से सबको नोटिस करता है। अचानक एक सोल्जर कुछ संदिग्ध करता है और सभी के सामने आता है। योंगजुन, जो कि खतरनाक स्थिति में था, जूनिक पर हमला करता है और गोली चला देता है। सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। मंजू तुरंत जूनिक के पास जाती है और कहती है, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन योंगजुन फिर से फायर करने वाला होता है। मंजू बीच में आकर उसे रोक देती है और कहती है, ऐसा मत करो, मुझे पता है कि तुम ये सब रियूनियन के लिए कर रहे हो। मैं अपने पति से बात करूंगी ताकि वह रियूनियन न करें। कृपया इसे मत मारो। इस बीच बॉडीगार्ड आते हैं और योंगजुन पर गोली चलाते हैं, लेकिन योंगजुन सबको मार देता है। जैसे ही वह मंजू को मारने वाला होता है, सानहू बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। वह योंगजुन से लड़ता है,
और उसे पकड़ लेता है। जूनिक की मौत के समय मुंजू का क्रॉस साइन भी उसके हाथ में चला जाता है। योंगजुन साइनाइड खा लेता है और मौके पर ही मर जाता है। इसके बाद हम जूनिक के परिवार को देखते हैं जो अस्पताल में उससे मिलने आते हैं। मीजी बाहर जाने वाली होती है लेकिन वह न्यूज देखकर अपनी टिकट कैंसिल कर देती है। जूनिक अस्पताल में होता है और उसकी सर्जरी चल रही होती है, लेकिन अचानक डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि जूनिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुंजू नीचे बैठी अपने पति को याद करती है और गहरे दुख में रोती है। जूनिक की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। जूनिक की दादी कहती हैं कि पहले मेरे भतीजे की, फिर बेटे की और अब पोते की मौत हो गई। इस बीच जसंग, जूनिक का छोटा भाई, कहता है कि वह मुंजू के साथ है। जूनिक की माँ ओके जून भी वहाँ मौजूद होती हैं। दादी मुंजू को फटकारती हैं और कहती हैं कि उसने हमें कोई बेटा नहीं दिया, इसलिए अब संपत्ति का क्या होगा ये नहीं पता। जसंग अचानक घोषणा करता है कि वह जूनिक की कैंडिडेट वाली पोजीशन ले लेगा। उसकी माँ कहती हैं कि यह गलत है क्योंकि जसंग प्रोसिक्यूटर है और यही उसका सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। वहीं मुंजू जो विधवा है, कैंडिडेट बनने के लिए सही विकल्प है क्योंकि उसके पास वोट पाने की संभावना ज्यादा है। फिर लॉयर आता है और जूनिक की वसीयत पढ़ता है। वसीयत में सब कुछ मुंजू के नाम लिखा हुआ होता है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। दादी चिल्लाती है, तुमने ये सब पहले से प्लान किया था। मुंजू जवाब देती है, नहीं, मुझे भी अभी पता चला है। मैं कोई कचरा नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे प्यार और हिम्मत दी है जिससे मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। मैं इन पैसों के लिए नहीं रहना चाहती। मैं इन्हें डोनेट कर दूंगी और कोरिया छोड़ दूंगी। ओके जून कहती हैं कि तुम पैसे डोनेट नहीं कर सकती। मुंजू जवाब देती है कि वह ऐसा अपने प्राइड के लिए कर रही है ना, कि पैसों के लिए अगर उन्हें कोई केस करना है तो कर लें। इसके बाद मुंजू चली जाती है। जसंग उसके पीछे आता है और कहता है कि हम मिलकर काम करेंगे जिससे हमें ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन मुंजू मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुझ पर केस करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब कहानी का फोकस बदलता है और हम सनु को देखते हैं। वह अपने घर में बैठा मुंजू के क्रॉस साइन को देख रहा है। तभी उसे ईथन कॉल करता है और उसे मार्क कहकर बुलाता है। सनु पूछता है, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? ईथन जवाब देता है कि यह बात छोड़ो। ईथन बताता है कि उनके पास एक क्लाइंट आया है जो किसी का बॉडीगार्ड रखना चाहता है और वह महिला मुंजू है। क्लाइंट के पास स्विस अकाउंट जैसी बड़ी संपत्ति है। सनु पूछता है कि क्लाइंट कौन है, लेकिन ईथन भी नहीं जानता। अब सनु को मुंजू के पास रहना होगा। उसे हर गतिविधि नोट करनी होगी और पता लगाना होगा कि वह क्या करती है और किससे मिलती है। रात को मुंजू दौड़ती हुई दिखाई देती है। इसी दौरान उसे याद आता है कि एक बार वह और मीजी पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस वाले ने योंगजुन के बारे में बताया था, वह कौन है और कहाँ रहता है। मुंजू ने देखा कि उसके घर में चारों तरफ जूनिक की फोटो लगी हुई थी और योंगजुन ने उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की थी। मुंजू पूछती है कि योंगजुन की फैमिली के बारे में क्या पता चला। पुलिस वाले ने बताया कि उसकी एक बड़ी बहन है जो पहली शादी के बाद कहीं चली गई और उसका पिता भी है जो बहरा है। मुंजू सोचती है कि आखिर वह आदमी कौन था जिसने उसे बचाया। वह जानती है कि उसका नाम सनु है और वह वहीं आसपास रहता है। लोग अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है कि वह नॉर्थ कोरिया का डिफेक्टर है, कोई कहता है कि वह रूस से आया है, लेकिन मुंजू ने पता लगाया कि वह असल में अमेरिका से है। मुंजू अपने दिमाग में पिछले सीन याद कर रही होती है। तभी सन्नू गाड़ी लेकर आता है और उसे नोटिस कर लेता है। वह सोचता है कि मुंजू अपनी भावनाओं को छुपाने में बहुत अच्छी है। मुंजू पहले की तरह व्यस्त रहती है और वही काम करती है जो पहले करती थी। सनु थोड़ा केयरलेस होकर उसकी जैकेट उठाकर ऊपर रख देता है। वह सोचता है कि वह इसमें ज्यादा शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि मुंजू पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद मुंजू चर्च के पास जाती है और फादर यांग से मिलती है। फादर यांग बताते हैं कि जूनिक के निधन से एक दिन पहले जूनिक उनके पास आया था और अपने सारे पाप स्वीकार किए थे। मुंजू हैरान होकर कहती है, गॉड के सामने एक मॉन्स्टर आ गया, मेरे पति को मार दिया गया, क्या यह संभव है? गॉड ने क्यों कुछ नहीं किया? फिर मुंजू बताती है कि वह सनु से मिलने आई थी। वह फादर यांग को कहती है कि उसे सनु से मिलने दो, हालांकि ऊपर सनु ही उन्हें देख रहा था। मुंजू अपने घर जाते समय बस स्टैंड पर सनु से मिलती है। सनु उसे क्रॉस का साइन देता है और कहता है, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, मुझे खेद है। मुंजू कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। पीछे गाड़ी में कुछ लोग हैं जिनकी फोटो सनु ले लेता है और कहता है कि यह वही लड़के हैं जो चर्च में थे। सनु मुंजू से कहता है कि वे यहाँ खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि लोग उनका पीछा कर रहे हैं। फिर वह मुंजू को सुरक्षित जगह ले जाता है, पहले टनल में और फिर फॉरेस्ट की ओर। रास्ते में मुंजू टॉर्च ऑन करना चाहती है लेकिन सनु उसे रोकता है और कहता है, ऐसा मत करो नहीं तो पकड़े जाएंगे, अपनी आंखें बंद कर लो फिर देख पाओगी। मुंजू ऐसा करती है और थोड़ी बहुत चीजें देख पाती है। रास्ते में मुंजू पूछती है कि क्या सानहू को पहले से पता है कि रास्ता कहाँ से जाएगा और वह कहाँ रहता है। सनु जवाब देता है, हमारी कोई देश नहीं है, वैसे तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? मुंजू कहती है कि योंगजुन मरने से पहले कुछ कह गया था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि योंगजुन कहता है, मैंने सिपाही को मार दिया। मुंजू सोचती है कि कई लोग योंगजुन को पागल कहते हैं लेकिन उसे लगता है कि वह सही भी हो सकता है। सनु कहता है कि वह कुछ दिखाना चाहता है। वह एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें योंगजुन कुछ रख रहा होता है। सानहू बताता है कि उसने जाकर देखा और किताब के अंदर एक फोन नंबर था लेकिन कॉल करने पर वह नंबर आउट ऑफ सर्विस था। फिर अगले सीन में कुछ लोग आते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि यह फोन किसने किया। सानहू एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें योंगजुन चर्च जाने से पहले किसी आदमी से मिल रहा था। तभी मुंजू देखती है और कहती है, यह तो मेरे पति का भाई जसंग है, और फिर वह सोच में पड़ जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।